नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव को जीतने की रणनीति के साथ ही उपचुनाव के प्रत्याशी पर भी मंथन किया गया। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन किया गया है। पार्टी की बैठक में प्रदेश से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ ही तमाम अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में प्रत्याशी चयन के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। देखो भाई, जब चुनाव होता है तो सभी राजनीतिक दल मंथन करते हैं। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। अब जनता तय करती है किसको जीतना है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व सब 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। हम केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है जो उस समय दिखाई दे क्या तैयारी है। हमारी हमेशा तैयारी होती है और चुनाव निश्चित रूप से हम केदारनाथ का जीतेंगे। में केदारनाथ उपचुनाव के संबंध में वरिष्ठ नेताओं की बैठक है। उसमें केदारनाथ उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा भी होनी है, उसमें चर्चा भी होनी है और रणनीति भी बननी है कि किस तरीके से हम चुनाव वहां पर लड़ेंगे। सारे वरिष्ठ नेता उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। संभवतः उम्मीदवार की आज घोषणा हो भी सकती है, नहीं तो कल उम्मीदवार की घोषणा माननीय अध्यक्ष जी यहाँ आने के बाद कर सकते हैं उसकी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रणनीति क्या होगी, उसमें गंभीर चर्चा होने की आज संभावना। लालकुआं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बीते 2 वर्षों में अपराध का ग्राफ तेज हुआ है। उन्होंने कहा कि बीते 2 दिन पूर्व हल्दू चौड़ निवासी पूर्व सैनिक पर दिन दहाड़े फायरिंग कर जानलेवा हमला होना कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। लालकुआं में लंबे समय तक लालकुआं और हमारे पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इधर कुछ समय से पहले छुटपुट अपराध हुए, फिर 2-3 दिनों में समूह बन के अपराध हुए और अब तो ऐसा लगता है कि पूरी एक गैंग बन गई है। और अभी जो एक यहाँ के संभ्रांत भूतपूर्व सैनिक किसान पर जो कैलाश बिरखानी पर जो घटना हुई है, वह इलाके में अत्यंत हतप्रद करने वाली है, क्योंकि इस प्रकार की संगठित हिंसा हमारे इलाके में कभी हुई नहीं और अब ये पनप रही है। इसलिए पूरे इलाके पर, पूरे क्षेत्र की भावनाओं पर एक प्रकार से आक्रमण है। यद्यपि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके सभी नामजद या उनके द्वारा पहचाने गए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का संगठित ग्रोह पनपना इलाके के लिए अत्यंत घातक है। देखिए, यद्यपि भाजपा का सीधे पदाधिकारी उसमें कोई भी नहीं है, लेकिन उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने को सत्ता की हनक दिखाने के आदी रहे हैं। अब वो सत्ता की हनक किसके बल पर दिखाते हैं, ये इलाके में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। और मैं समझता हूँ सभी को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, इसको खंडन करना चाहिए और इस प्रकार के तत्वों को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं देना चाहिए। पुलिस प्रशासन को इस टाइप के लोगों से निपटने की पूरी छूट होनी चाहिए, जैसा कि अभी पुलिस प्रशासन ने किया है। देश और उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का जल्द ही शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 29 अक्टूबर को देश की पहली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सांसद आपको बता दें कि मौजूद रहेंगे। ऋषिकेश एम्स की निदेशक मीनू सिंह जानकारी देते हुए बताया, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भौगोलिक परिवेश को देखते हुए इस मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे लोगों को दुर्घटनाओं और सीरियस मरीजों को ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए लाया जाएगा। आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी हेली एम्बुलेंस
का उद्घाटन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे वो, और यहाँ पे मोस्ट लाइकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन आएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आके उसको हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जो है हमने एरो मेडिकल सर्विसेज के अंडर लिया है, जिसमें हेली एम्बुलेंस है और ड्रोन सेवा भी है उसमें। तो उसका एक सेंटर स्थापित किया गया है ट्रॉमा सेंटर में, ताकि उसमें जैसे ही कॉल आएगी कहीं से, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है कि कौन से पेशेंट को इवैक्यूएट करके लेके आना है। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव का कार्यकाल इस माह पूरा हो जाएगा। यूपीसीएल सहित सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि राज्य सरकार उनको 2 साल का सेवा विस्तार देने जा रही है। अनिल यादव के सेवा विस्तार पर सोशल मीडिया में जंग छिड़ी हुई है। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव पर युवा नेता बॉबी पवार समेत कई लोगों ने करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनके बेटे की फर्म को लेकर पटेल नगर थाने में भी केस दर्ज है और इस पर पिछले 2 साल से जांच लंबित है। विजिलेंस जांच भी चल रही है। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी वो यूपीसीएल के जो एमडी है अनिल कुमार यादव, ये उनके ऊपर थी। उनके ऊपर का मतलब है कि उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार पूर्व में किया गया है, जब मुख्य अभियंता पिटकुल रहे थे तब उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था और जांच कमेटी के द्वारा सिद्ध किया गया था कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, और ये भ्रष्टाचार अपने स्तर पर भी और अपने बेटे के नाम फर्म बनाकर या अपने बेटे के अकाउंट में दूसरे फर्मों से पैसा डलवाकर या तमाम प्रकार के जो आरोप उन पर लगे थे, वो आरोप सिद्ध हुए थे। और उन आरोपों की पुष्टि होने के बाद जब जांच समिति ने ये लिख दिया था कि विभाग विजिलेंस से इनकी जांच करवाएं या उच्च स्तरीय कमेटी गठित करें, परंतु विभाग ने ना तो उन पर जांच करवाई और जांच ना करवाने के बाद उनको आगे पदोन्नत करते गए और उन्हें आगे भेजते गए। आज स्थिति यह है कि अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जिन अधिकारियों ने अखंड भ्रष्टाचार विभागों में किया है, और उसके बाद जब चीजें निकल कर आई तो उनके नाम पर देखी जा रही है कि उनके नाम और उनके परिवार के नाम 100 से 150 करोड़ 200 करोड़ के बीच संपत्ति का जो ब्यौरा हम लोग दे रहे हैं कि इतनी संपत्ति अर्जित की गई है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? जिसकी पत्नी हाउसवाइफ हो, जिसकी पुत्री नाबालिग उस समय हो, पुत्र नाबालिग हो, उनके द्वारा इस प्रकार की संपत्ति अर्जित किया जाना कहीं ना कहीं संदेहपद है। अब हम चाहते हैं कि ये विभाग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का है और उनके विभाग में इस प्रकार के अधिकारी कार्यरत हैं जिनके द्वारा भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ा कर दिया गया है। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले और हमारी विजिलेंस इसका संज्ञान ले। विजिलेंस के लिए हमारे पास पुख्ता तरीके से संपूर्ण दस्तावेज हैं। अगर विजिलेंस चाहे तो हमसे संपर्क करके इन लोगों के दस्तावेज ले सकती है और इन पर कार्रवाई कर सकती है। निश्चित रूप से सरकार पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। आप देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी से लेकर पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, यूपीसीएल है, पिटकुल है, आपका यूजेबीएनएल है, आपका तकनीकी शिक्षा परिषद है, ये सब तो एक्सटेंशन में चल रहा है। महत्वपूर्ण विभाग जितने हैं सारे के सारे एक्सटेंशन में चल रहे हैं और पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। और निश्चित रूप से एक्सटेंशन मिलने से जो जूनियर अधिकारी होते हैं उनके मनोबल उनका टूटता है, उनकी मनोवृत्ति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इससे सबसे बड़ी बात जो है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात होती है। और यूपीसीएल में तो गजब ही हो गया, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई हैं। वहाँ के जो अनिल यादव हैं, जो एमडी हैं, उनके ऊपर तो तमाम गंभीर आरोप लगे हैं और पता नहीं मुख्यमंत्री जी ने किस संबंध में, किस लिए, क्या सोचकर उनको एक्सटेंशन देने का काम किया है। वो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे उत्तराखंड को कलंकित करने वाला काम हो रहा है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को एक्सटेंशन देकर, सेवा विस्तार देकर सरकार भ्रष्टाचारियों को पल्लवित और पोषित करने का काम कर रही है। देखिए, मैं सिद्धांत इस बात का पक्षधर नहीं हूँ अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जाए। एक सेवानिवृत्ति की एक उम्र है, उसके बाद सेवानिवृत्ति होनी चाहिए और बाकी लोगों को मौके मिलने चाहिए। तो सिद्धांत मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। मैं नगर निगम में भी रहा था, लेकिन कभी मैंने एक्सटेंशन की सिफारिश नहीं की और मैं उसके पक्ष में कभी। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में चोरी के आरोपी 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 10 लैपटॉप और 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इसके संबंध में
एसएसपी देहरादून ने बताया कि मोबाइल व लैपटॉप चोरी के एक मामले के संबंध में 2 संदिग्ध युवकों चमोली निवासी सुनील व आपको बता दें कि शामली निवासी परम से जब पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि यह दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्टूडेंट रहते हैं। उनकी अनुपस्थिति में मोबाइल व लैपटॉप चोरी करते थे, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। थाना क्लेमेंट टाउन में हाल फिलहाल में एक लैपटॉप और मोबाइल चोरी हुआ था और इसमें जो है हमारी टीम जो सर्विलांस के माध्यम से क्लेमेंट टाउन की काम कर रही थी, जिसपे 2 लोग को संदिग्धता के आधार पर चेकिंग में पकड़ा गया और इसमें जो 2 व्यक्ति थे इसमें सुनील और परम, सुनील चमोली का रहने वाला और परम शामली का रहने वाला, ये लोग मिलकर स्कूटी पर खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं और जहाँ जब वो कहीं खाने पीने बाहर निकल गए या दरवाजा लॉक नहीं तो वहाँ से मोबाइल लैपटॉप उनके चुरा लेते हैं। इनकी निशानदेही पर करीब 10 लैपटॉप और जो है 7 मोबाइल फोन बरामद हुए और इसमें जो घटना में चोरी हुआ था उसका भी पता चला और काफ़ी सारे इसमें ऐसे अभी जानकारी मिली कि जो विभिन्न जगहों से इनके द्वारा चोरी किए गए थे तो वो भी इसके प्रयास किए जा रहे हैं कहाँ से चोरी किए गए थे उसका मिलान किया जा सके। तो अभी 10 लैपटॉप और 7 मोबाइल इनसे बरामद हुए, अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ओपनर कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि ओपनर कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार धूल झोंकने का काम कर रही है, क्योंकि राज्य में एक तरफ तो विभिन्न विभागों में 50,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ ओपनर कर्मचारी जब नियमित की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आते हैं तो फिर राज्य सरकार उन्हें नियमित करने के बजाय पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी में जुटी हुई है, जो सरकार के दोहरे चरित्र को दिखाता है। देखिए, सरकार आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। लगातार उपनल कर्मियों के सामने तो उनकी शुभचिंतक बनने का नाटक नौटंकी चल रहा है, लेकिन वो जब सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आ जा रहे हैं तो उनको रेगुलर करने से मना कर रही है और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी हो रही है। प्रदेश में इस समय 50,000 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। क्यों नहीं भरते आप इन उपनल कर्मचारियों से? क्यों नहीं नियमित करते आप इनको? इसका मतलब आप सिर्फ गाजर देने में माहिर हैं, केवल जुमले देने में माहिर हैं और युवाओं को आपने ठगने का काम किया है। पिछले 7-7.5 सालों से हम देख रहे हैं कि उपनल कर्मियों और राज्य सरकार के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है, उनको कोर्ट जाने पर मजबूर इसी सरकार ने किया। कोर्ट जाने के बाद जब वो अपने हक में फैसला लेकर आ गए हैं तो अभी भी टालमटोल चल रहा है। ईश्वर जाने की सरकार की मंशा आखिर है क्या? प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 21 नवंबर को होने वाले सहकारिता चुनाव के लिए संयोजकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में संयोजकों की नियुक्ति कर चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है। गढ़वाल मंडल में मानवेंद्र सिंह, वीरेंद्र पोखरियाल, बीरेंद्र सिंह रावत, KS राणा, रमेश पवार, अरविंद शर्मा, अंकित जतराना को संयोजक बनाया है, जबकि कुमाऊं मंडल में सुभाष बेहड़, संजय किरोला, निक्कू जोशी, अरविंद सक्सेना, निशांत पपने व भीम ठुकराल को संयोजक बनाया है। नवंबर को पूरे प्रदेश में सहकारिता के चुनाव हैं। कांग्रेस पार्टी ने गढ़वाल और कुमाऊं के लिए एक अलग से संयोजक समिति बनाई है और जिला स्तर पर भी हमने समिति बनाई है। जिला अध्यक्षों को भी इसके लिए अनुरोध किया गया है, आदेशित किया गया है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा। और सहकारिता में कांग्रेस पूरी तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और हमें उम्मीद है कि अधिकांश जनपदों में सहकारिता का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। प्रदेश के जनगणना मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में जनगणना विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि कभी भी जनगणना के संकेत केंद्र से मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना से संबंधित अपनी संपूर्ण तैयारी रखें। उन्होंने यह भी कहा कि 2021 में कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन आने वाले कुछ समय में जनगणना के आदेश मिल सकते हैं। चूंकि आप जानते हैं कभी भी जनगणना का जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना 2 तरह से होती है, पहले जो हाउसेज है, मकान है, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है।
तो नई टेक्नोलॉजी है, अब क्या संकेत आता है उसके आधार पे फिर हम लोग जनगणना का जो हमारा यहाँ खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर पर्यटन विभाग लगातार कार्य कर रहा है, जिसको लेकर एक नए तरीके का टूरिज्म एस्ट्रो टूरिज्म विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत पर्यटकों को खुले आकाश में तारों के दर्शन कराए जाएंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है ताकि वो गाँव जो अधिक ऊंचाई पर हैं और जहाँ किसी जंगली जानवर का कोई खतरा ना हो, वहाँ पर युवक मंगल दल बेड लगाकर एस्ट्रो टूरिज्म का प्रचार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसे एयर सफारी या स्टार सफारी के नाम से प्रचार करेंगे। ज्ञान का हमने कार्यशाला पूरी मांगी है, पूरी रिपोर्ट मांगी है कि इसकी एक वर्किंग सिस्टम एक लाएं, जिससे कि हम चाहते हैं कि जो गांव ऊंचाई पर हैं, जहां सेफ इलाका है, जहां कोई जंगली जानवर का इंक्रोचमेंट नहीं होता है और पर्यटक सेफ हो, वहां पर वो बेड लगा करके वहां के जो युवक मंगल दल हैं बेड लगा करके टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। समर्स में ये होता है ताकि आप स्टार्स को देख सकें, तो इसको हम एयर सफारी या स्टार सफारी कह करके संबोधित करेंगे और इसको हम पूरी एक योजना बना करके इसको हम ला रहे हैं। आगामी 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत दूसरे दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन पत्र, आपको बता दें कि नामांकन पत्र लिया। 2 दिनों में 3 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। राष्ट्रीय दलों ने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। आपको बता दें कि वहीं आशुतोष भंडारी और रमेश नोटियाल ने नामांकन पत्र खरीदा था। 2 दिनों में कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, जबकि 20 नवंबर को चुनाव होना है। सर, इलेक्शन है, सब कुछ हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, आपकी तैयारी कैसी है? जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, सर आपकी तैयारी कैसी? केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन का जो कार्यक्रम है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियां जो है जनपद में की जा रही है। उसी के दृष्टिगत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। आज तक के जो विवरण प्राप्त है उसके अनुसार अभी तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे सभी ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। साथ में पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन्स, अन्य जो आवश्यक दस्तावेज है और एनवलप्स और तैयारी संपन्न की जा चुकी है। उसके लिए नियमित अनुश्रवण भी किया जा रहा है। पोलिंग पार्टी गठन के लिए जो है 173 पोलिंग स्टेशन का चयन निर्धारित किया जा चुका है और उनकी पोलिंग टीम्स का गठन के लिए जो है पोलिंग पर्सन का रैंडमाइजेशन प्रक्रिया प्रथम चरण में पूर्ण हो चुका है। ऑब्जर्वर्स जो निर्वाचन आयोग के द्वारा तैनात किए जाएंगे, उनका ड्यूटीज भी प्राप्त हो चुका है और उनमें से जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं वो जनपद में अपना योगदान दे चुके हैं और जो जनरल ऑब्जर्वर हैं और जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं वो नामांकन के एक दिन पूर्व जो है वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। उसके पश्चात जहाँ पर काउंटिंग की व्यवस्था होगी उस हॉल का भी चयन कर लिया गया है, उसका सही मानकों के अनुरूप उसका लेआउट तैयार कर लिया गया है। जैसे ही ऑब्जर्वर साहब के साथ डिस्कशन हो जाएगा तो उसके अनुरूप उसको निर्वाचन आयोग को अनुमति के लिए भेजा जाएगा। अनुश्रवण के लिए पूरे जनपद में 8 स्टैटिक सर्वेलांस टीम का तैनात किया गया है, जो 24 घंटे की ड्यूटी पर तैनात रहेंगे 3 शिफ्ट में। इसके साथ साथ में 8 फ्लाइंग स्क्वाड का भी तैनाती जनपद स्तर पे किया गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि पर्याप्त व्यवस्था के अनुरूप जो है शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो सकता है। प्रदेश में बदलते मौसम के चलते लगातार वायरल का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार मरीज दून अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं दून अस्पताल की डीन के मुताबिक इस मौसम में भले ही सर्दी के साथ गर्मी लग रही हो, लेकिन पूरे कपड़े पहनने चाहिए और खांसी जुकाम वाले मरीजों को परहेज भी करना चाहिए।
मौसम थोड़ा मतलब इन द सेंस कि आप स्वेटर पहनेंगे तो आपको गर्म लगेगा, स्वेटर नहीं पहनेंगे आपको ठंडा लगेगा। तो ये मौसम थोड़ा खराब है, तो इसमें वायरल का प्रकोप ज्यादा होता है। तो ये देखिए आप कपड़े पूरे पहनिए, क्योंकि और अपना वायरल जो है वो वायरस से होता है, तो थोड़ा बहुत खांसी जुकाम है तो ज्यादातर वो परहेज करने से ज्यादातर ठीक हो जाता है। और अगर आप कपड़े वगैरह ठीक से पहनेंगे तो, और ऐसे जहाँ प्रदूषण वाली जगहों पे जो है जाने से बचें, या जहाँ जा रहे हैं वहाँ मास्क लगा लें, तो मेरे ख्याल में इन तकलीफों से हम काफी हद तक निजात पा सकते हैं। दीपावली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को चेकिंग के दौरान अचानक नमकीन और सोया से भरी हुई पिकअप को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब नमकीन और सोया की जांच की तो उसमें आपको बता दें कि ना ही नेट वेट लिखा था और ना ही मैन्युफैक्चरिंग की कोई तारीख लिखी हुई थी, और ना ही मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी का नाम है, और ना ही एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरी पिकअप को सील कर दिया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 412 मामले एडीएम कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा त्योहार के मद्देनजर अब तक 80 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा घी और पनीर के 5 नमूने फेल हुए हैं, जिन सभी 5 पर क्रिमिनल एक्ट में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जब दिवाली का त्यौहार आने पर मिलावट की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होती है। इसको देखते हुए इस बार प्रशासन ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया है और इसमें प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय हमारे, इन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें बनाई हुई हैं। इसके अलावा प्रशासन में शासन से भी हमारी जो अपर सचिव हैं अनुराधा पाल, वो भी फील्ड में आकर देख रही हैं। इसके अलावा पुलिस के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। तो एक तरह से पुलिस, प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग एक संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा विषय है, हम पिछले 3 महीने से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पिछले 3 महीने में हमने पहले मसालों में एक सर्वे किया, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सबसे नमूने लेकर हमने भेजे, जिसमें से कुछ नमूने हमारे फेल आए हैं, जिसमें कुछ हानिकारक चीज़ें मिली हैं, तो उसमें हम 5 क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने पिछले महीने जितने भी घी के ब्रांड्स हैं सबके नमूने लेकर भेजे हैं। उसमें भी हमारे आयुक्त महोदय द्वारा लैब को निर्देशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए। कुछ की रिपोर्ट और जिलों की आ गई है, हमारी भी जैसे ही रिपोर्ट आती है हम भी उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जब ये जैसे ही अब दिवाली का समय आया है, इस महीने के शुरुआत से ही हम लोग जो भी घी है, मावा है, पनीर है, मिठाई, नमकीन, लगातार इनके जो आपूर्तिकर्ता हैं, सप्लायर हैं, जो पहाड़ में ऊपर और जो यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, सबके नमूने ले रहे हैं। इस महीने लगभग हम 80 नमूने ले चुके हैं। इसके अलावा हमने जो सप्लाई वाले मावा है, जो लोग बस से सप्लाई कर रहे हैं, गाड़ियों से सप्लाई कर रहे हैं, या लोग जो यहाँ के होलसेलर हैं, उनसे भी हम लोगों ने नमूने लिए हैं। और जैसे भी पिछले, बल्कि इसमें हमारे पास 2 भी पनीर के नमूने फेल आए हैं, जिसमें हानिकारक कुछ मिला है, तो उसमें भी हम क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हमारी लैब लगी हुई है, इसमें रात दिन जल्दी रिपोर्ट आएगी और जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम करेंगे। कहीं अगर हमें मौके पर ही कोई चीज़ सामान ख़राब मिलता है या कुछ हानिकारक हमें देखने को लगता है कि ये खाने के उपयुक्त नहीं है, तो इसके मौके पर ही दुकानदार से कहा जाता है कि उसका निस्तारण करें, उसे खत्म नष्ट करें। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।